नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आपका एडुकेटर अमित कुमार गौतम। आज हम बात करेंगे भूगोल के उस पार्ट की जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बन के आते हैं। किसी भी एग्जाम में हो, यहाँ से क्वेश्चन 2-4 हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे ग्लोब, अक्षांश, देशांतर एवं भारत का परिचय। ग्लोब की जहां हम बात करते हैं तो पृथ्वी का एक काल्पनिक क्षेत्र ग्लोब माना गया है जो इस आकार में है और इस दिशा को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इस दिशा को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और हम अपने पृथ्वी को एक बीचों बीच रेखा खींचते हैं। इस रेखा को हम 0 डिग्री पर खींचते हैं जो विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। आपसे क्वेश्चन यह बनेगा कि पृथ्वी को 2 खंड में बांटने वाली रेखा का क्या नाम है। तो आप ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा नाम है जो अक्षांशी रेखा 0 डिग्री से गुजरी है। अब पूछा आपका क्वेश्चन बनता है कि विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव में यानी उत्तरी अक्षांश में कुल कितनी रेखाओं की संख्या है, या पूछता है दक्षिणी अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तरी अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है वह आपकी है 90 और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है आपकी 90 है। तो 90 रेखाओं की संख्याओं का अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो आपकी 180 है। अब आपका कभी कभी क्वेश्चन बन के आता है कि हमारे ग्लोब पर कुल अक्षांशी रेखाओं की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, 90 उत्तरी दिशा में और 90 दक्षिणी दिशा में और एक आपका विषुवती रेखा। तो कुल कितने हो गए, 181 रेखाओं की संख्या है। तो क्वेश्चन आपके, यह रेखाएं हमेशा मौसम को बताने का अपना अनुमान लगाती हैं। अब हम जाते हैं आपको कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा गुजरी है। तो आपसे यह क्वेश्चन कई बार आया है कई एग्जामों में। तो उत्तरी अक्षांश में जो 23.5 डिग्री से गुजरी है उसको हम कहते हैं कर्क रेखा। अब क्वेश्चन बनता है कि हमारे दक्षिणी अक्षांश में 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा गुजरी है। तो है आपकी मकर रेखा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे दक्षिणी अक्षांश पर 66.5 डिग्री से पर कौन सी रेखा गुजरी है। तो ध्यान रहे, 66 से ही 1/2। इस रेखा को हम कहते हैं अटलांटिक रेखा। और पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा गुजरी है। तो आर्कटिक रेखा। अब हम बात करते हैं, हमारी अक्षांशी रेखाओं की बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है।
तो अब हम इस पर आते हैं, इस टॉपिक पर। देशांतर रेखा जो खींची जाती है वह पृथ्वी को हमारे दो भागों में बांटती है। एक बांटती है पूर्वी देशांतर, और एक बांटती है पश्चिमी देशांतर। देशांतर रेखाओं से पूछा जाता है कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो जब हमारे पृथ्वी को हम दो भागों में बांटते हैं, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर को, तो आपकी 180 रेखाएं पूर्वी देशांतर में बढ़ती हैं और 180 रेखाएं पश्चिमी देशांतर में बढ़ती हैं। और देशांतर रेखाओं का जो माध्यम है वो कुछ इस प्रकार का आपका ग्लोब है। अब आते हैं, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पूर्वी देशांतर में कुल कितनी रेखाओं की संख्या है। तो याद रखिएगा 180। फिर पूछा जाएगा पश्चिमी देशांतर में कुल रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 180। अब पूछेगा कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा 180 प्लस 180 360। इन देशांतर रेखाओं का कार्य यह है कि ये देशांतर रेखा समय को बताती हैं। ये देशांतर रेखा क्या बताती हैं, समय को। और अक्षांशीय रेखा जो बताती हैं वो किसको बताती हैं, तो वह मौसम को बताती हैं। जब हम एक जो आपकी देशांतर रेखा बीचों बीच पृथ्वी को दो भागों में बांटी गई है, वह देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरी है। ग्रीनविच शहर से गुजरी है, जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे बनता है कि पृथ्वी को उस मानक समय रेखा का नाम बताइए जो ग्लोब के बीचों बीच होकर गुजरती है। तो वह आपका है ग्रीनविच रेखा। अब हम ग्रीनविच रेखा से जब पूरब दिशा में जाते हैं तो हमारी देशांतर रेखाओं का जो समय है, एक रेखा ढाकने के बाद 4 मिनट बढ़ता है। अगर हम एक रेखा ढाक लिए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 डॉट, ठीक। अब इधर आते हैं, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7। तो जब हम एक रेखा को डाकेंगे पूरब दिशा में, हमारा 4 मिनट प्लस हो जाता है। जब दो रेखा को डाकेंगे तो हमारा वही 4 का डबल हो जाएगा, 8 मिनट प्लस हो जाएगा। तो जब जैसे अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि अगर ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं, 12 बजे हैं, तो बताइए कि भारत में 182 डिग्री पर भारत का मानक समय रेखा है, तो भारत में कितने बजेंगे। तो अब ऐसे ही 182 रेखाओं का संख्या जोड़कर बताइएगा। तो देखिएगा, आप एक लाइन पार करते हैं तो 4 मिनट होता है, तो 15 लाइन पार किए तो 15 चौको 60, यानी कि आपका 60 मिनट हुआ। 60 मिनट हुआ तो हुआ कितना है आपका, 1 घंटा, ठीक है। अब इस तरह आप 15 चौको 60, यानी कि जब 60 लाइन पूर्ण किए तो 4 घंटा, ठीक है। और जब 75 लाइन पूर्ण किए तो 5 घंटा, और जब 7 लाइन और 75 में जोड़ दिया जाए 82 हो जाएगा, तो आपका 5.5 घंटा हो जाएगा। 5 घंटा 30 मिनट। तो अब अगर ग्रीनविच यानी कि इंग्लैंड में ग्रीनविच रेखा पर अगर 12 बज रहे हैं तो भारत में हमारे 5:30 बजेंगे। वही फार्मूला आपका
पश्चिमी दिशा में रहेगा, परंतु यहाँ पर घटने की बजाय बढ़ने की बजाय बढ़ने के बजाय घटेगा। अब हम बात करते हैं भारत का परिचय। तो भारत जो हमारा अवस्थित है वह अवस्थित है इस पर। भारत जो अवस्थित है तो आपका पूर्वी देशांतर में अवस्थित है, देशांतर पूछे तो। अगर अक्षांश पूछता है तो उत्तरी अक्षांश पे अवस्थित है, इस स्थान पर। तो अब बात करते हैं भारत की परिचय की बात। भारत हमारा वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर बना है, और यह भारत का वर्तमान में राजनीतिक स्वरूप है। अब बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार की अगर बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। अगर अक्षांशीय बात की जाए तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस बात को आपको जरूर लगाना है कि 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी नहीं भूलना है। काफी बार यहाँ क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी पूछे तो उत्तरी अक्षांश में आपसे भारत से पूछे कि भारत किस अक्षांश में स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आते हैं देशांतर की बात करते हैं। भारत देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट अवस्थित है। अब पूछा जाए कि भारत देशांतर में किस देशांतर में अवस्थित है, तो पूर्वी देशांतर। और बताना कैसे है या फिर हल क्वेश्चन को कैसे करना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी शब्द आपको जरूर लगाना है, ठीक है, क्योंकि हम पूर्वी देशांतर में स्थित। अब बात करते हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार। तो भारत का कुल क्षेत्रफल आपका जो है वर्तमान में, यह कुल क्षेत्रफल आपका है 32,87,263। अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि भारत वर्तमान में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 क्षेत्रफल हुआ आपका। अब पूछा जाता है कि भारत विश्व के मुकाबले में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है और कितने % है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि भारत विश्व में 7वां स्थान है, 7वां स्थान रखता है क्षेत्रफल में। परसेंटेज के मुकाबले में हमारा देश 2.4% हमारे यहाँ का भूभाग क्षेत्रफल है, ठीक। अब बात करते हैं जनसंख्या की भी बात कर लेते हैं। तो भारत हमारा पहला चाइना सबको मालूम है और दूसरे हम लोग हैं, ठीक है। फिर आते हैं भारत के क्षेत्रीय विस्तार की बात करते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रीय विस्तार यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो भारत का क्षेत्रीय विस्तार है वह 3214 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और जो पूछा जाएगा आपका भारत का पूर्वी विस्तार, तो आपका 2933 वर्ग किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा भारत का। अब यह कहाँ से कहाँ तक भारत अवस्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक, और यहाँ से गोरमोता से लेकर किबुतु तक भारत का विस्तार है। अब बात करते हैं भारत के परिचय में। तो भारत का कुल स्थलीय क्षेत्र कितना है,
और कुल जलीय क्षेत्र कितना है। तो भारत का स्थलीय क्षेत्र जो आपका है, स्थल वाला क्षेत्र, वह आपका 15,200 है। कितना है स्थलीय क्षेत्र? 15,200 किमी है। अब जलीय क्षेत्र भारत का कितना है? तो वह आपका है 7,516.6 किलोमीटर है। याद रखिएगा, 7,516.6 किलोमीटर है जलीय विस्तार। अब जलीय विस्तार में बात करते हैं, जल है तो यहाँ पर अवस्थित क्या है? तो याद रखिएगा कि भारत में पूरब और दक्षिण में आपकी बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है जो जलीय है आपका, और पश्चिम और दक्षिण में आपका अरब सागर है। अरब सागर है, और जो आपका दक्षिण में है यह है आपका हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर अवस्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम भारत में अवस्थित और विस्तार की बात हो गई है, तो अब हम पड़ोसियों की कुछ और कर्क रेखाओं की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो भारत में एक काल्पनिक रेखा, अक्षांशी रेखा गुजरी है। उस अक्षांशी रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। वह कर्क रेखा भारत के मुख्यतः 8 राज्यों से गुजरी है। तो अब हम उन 8 राज्यों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से वो 8 राज्य आते हैं। हम क्रम बाय सीक्वेंस में याद करेंगे जिसमें हम भूलें ना। तो बात करते हैं, पहले नंबर पर आता है गुजरात, दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, और चौथे नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़, और 5वें नंबर पर आता है आपका झारखंड, और 6वें नंबर पे आता है आपका पश्चिम बंगाल, और 7वें नंबर पर आता है त्रिपुरा, जिसको 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर कर रखा है, और अंतिम 8वें नंबर पर आता है मिजोरम। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि भारत से जो अक्षांशी रेखा गुजरी है कुल कितने राज्यों से गुजरी है। या तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो 4 ऑप्शन दे देगा और एक राज्य उसमें नहीं रहेगा, पूछ लेगा भारत की अक्षांशी रेखा किस राज्य से नहीं गुजरी है। तो 3 आपके राज्य रहेंगे और एक राज्य आपको अलग से देगा, जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सब दे देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की भी चर्चाएं आज कर लेते हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों में हम बात करें तो पश्चिम और उत्तर, अगर हम मध्य प्रदेश को केंद्र मानकर बनाते हैं तो पश्चिम और उत्तर में जो अवस्थित है वो हमारा पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, जो जम्मू कश्मीर से थोड़ी सी बॉर्डर लगती है 106 किलोमीटर की। और आते हैं हम उत्तर में चीन है आपका, नेपाल है और भूटान है। बात करते हैं पूरब दिशा में, तो पूरब दिशा में आपके 2 हैं, एक म्यांमार है और दूसरा बांग्लादेश है। ये हुई हमारा पड़ोसी देशों की बात। अब बात करते हैं भारतीय राज्यों की। भारत का कौन सा राज्य कहाँ पर अवस्थित है और उसकी राजधानी कहाँ पर है। तो हम लोग एक बार राज्य की चर्चाएं कर लेते हैं, बाकी और हमारी अगली क्लास में चर्चाएं होंगी।
तो बात करते हैं, सबसे ऊपर से बात करेंगे उत्तर दिशा से। तो यहाँ पर है हमारा जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी आपकी जम्मू, ठीक। फिर जस्ट नीचे आएंगे यहाँ पर तो हमारा पंजाब है, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। फिर आते हैं जस्ट थोड़ा सा पंजाब के नीचे आएंगे तो राजस्थान है, जिसकी राजधानी जयपुर है। फिर थोड़ा से आगे आएंगे और थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर गुजरात है, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। फिर हम जली मार्ग वाले क्षेत्रों पर आते हैं तो यहाँ पर महाराष्ट्र पड़ता है, जिसकी राजधानी मुंबई है। और फिर सबसे छोटे राज्य जो भारत का है गोवा है, गोवा की राजधानी पणजी। फिर आपका यहाँ पर कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी तिरुवनंतपुरम के बेंगलुरु। और फिर यहाँ पर केरल है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। फिर यहाँ पर आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी हैदराबाद। फिर यहाँ पर उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। फिर यहाँ पर आते हैं असम है, असम की राजधानी दिसपुर। फिर यहाँ पर आते हैं मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग। फिर आते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा की जो जिसको बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेर के रखा है, तो त्रिपुरा की राजधानी आपकी अगरतला, ठीक है। फिर आते हैं मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल। फिर आते हैं यहाँ पर मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। फिर आते हैं यहाँ पर नागालैंड, नागालैंड की राजधानी नागालैंड की राजधानी आपकी एग्जैक्ट भी दिमाग में आया, और बस 1 मिनट में भी बताते रहेंगे, आपका आ जाएगा। चलो आप आते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर। फिर आते हैं सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। फिर आते हैं बिहार, बिहार की राजधानी पटना, पटना। फिर उसके बाद अभी हमने आपको नागालैंड की राजधानी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, आपकी नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ठीक है ना, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। फिर अरुणाचल की ईटानगर है, सिक्किम की गंगटोक है, पटना की बिहार है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, उत्तराखंड का देहरादून है, और हिमाचल प्रदेश की शिमला है। ये हो गए हमारे देश के कौन कौन से देशों राज्यों की बात हो गई देश की। ये हो गए जो बॉर्डर से साझा करते हैं या फिर जल से साझा करते हैं। अब हम भारत के उन राज्यों की बात करते हैं जो भारत के बीचों में अवस्थित हैं। तो पहले हम बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा और पंजाब की राजधानी एक ही है, तो याद रखिएगा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ आपका एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, यह भी याद रखिएगा। फिर जस्ट नीचे आते हैं, हरियाणा से नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश से थोड़ा सा बगल में जाएंगे आप पूरब दिशा में तो आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है आपकी रायपुर। फिर थोड़ा से और पूर्वी दिशा में जाओगे तो झारखंड पड़ेगा, झारखंड की राजधानी है आपकी रांची। फिर आते हैं आपका जो 2014 में एक नया राज्य बना तेलंगाना, उसकी राजधानी अभी तो तत्कालीन में तो आपकी हैदराबाद है, परंतु प्रस्तावित जो है आपकी वह है अमरावती। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को इम्प्रेस जरूर कीजिएगा, जिसमें आने वाली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक कीजिएगा। अगर मेरी इस क्लास में किसी प्रकार की थोड़ी बहुत त्रुटियां हुई हो तो उसको संशोधित करने की मेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।